हाँ जी। पहले तो आप सभी को नमस्कार। और फिर अपन करते हैं अपने काम की बात। तो कल कुछ पढ़ रहे थे, याद है आपको? आवाज़ आ रही बेटा पीछे तक? क्या पढ़ रहे थे? वर्ण विचार पढ़ रहे थे, है ना? और वर्ण विचार में कुछ याद है? मैं आपको ब्रीफली मोटा मोटा वापस बता देता हूँ कि कल अपने क्या बातें की थी, उसके बाद अगली बात करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे, अपन ने बात की थी कि वर्ण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। दो कौन कौन से सर? एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं आपके कौन से? व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो अपन पढ़ रहे थे स्वर, स्वर और स्वरों का वर्गीकरण। और स्वर और स्वरों का वर्गीकरण जो पढ़ रहे थे उसमें कल अपने बात की थी कि देखो, एक तो स्वर हम पढ़ते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति का मतलब, ओष्ठ का मतलब है होठ, लिपस्टिक जो लगवाते हैं, लिप्स, लिप्स ही कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, वो वाले। ठीक है, आप लोगों का काम पढ़ा नहीं होगा, और लड़कियां के भी काम नहीं पड़ा लिपस्टिक लगाने, अभी ये समय के साथ आगे काम पड़ेगा, अब नहीं। ठीक है, ओष्ठाकृति। उसके बाद आप पढ़ रहे हो जो बहुत ज़्यादा चलती है वो होती है आपके जीवाकृति। ये ज़्यादा किसकी चलती है बेटा? ये चलती पुरुषों की, महिलाओं की नहीं चलती। चलती है क्या? हैं? हाँ, मतलब साहित्य की बात करो या फिर अपने निजी जीवन की बात, व्यक्तिगत जीवन की बात करो, उसमें ऐसा लगता है कि महिलाएं ज़्यादा बोलती, पुरुष कम बोलता है। ठीक है। और जीवाकृति के आधार पे अपने इसके ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भाग थे? दो। एक तो ओष्ठाकृति होठों, होठ कैसे हो, या तो गोल होंगे या गोल नहीं होंगे। एक जीवाकृति, जीवा मतलब जीव। जीव आपने देखी है कि यह मान लो जीव, जीव तो लंबी है। तो ये आपकी तीन प्रकार की, तीन मतलब उससे तीन प्रकार की आप कह सकते हैं प्रभाव से ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। एक तो आपका पक्ष भाग से, एक मध्य भाग से और एक अग्र भाग से, तीन प्रकार की। तो ये बातें की थी। ठीक। उसके बाद आप आगे थे आपकी मुंडाकृति। मुखाकृति मतलब मुंडे पर कौन सी आकृति बनती है। ठीक है, तो आपने कहा कि मुंडा या तो खुला रहता है या खुले आधा खुला रहता है, या बंद रहता है या आधा बंद रहता है। इसका मतलब मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार है? चार प्रकार है। ठीक है, ये चार प्रकार। इसके बाद में आपने कहा सर देखो, होठों की बात कर ली आपने, बात आपने जबान की कर ली, और आपने बात मुंडे की कर ली, फिर नाक को पीछे क्यों रखते हो? कि सर्दियों के समय में नाक बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होता है। वैसे हमेशा ही होता है कि श्वास लेने का प्रोसेस आप करते ही हो, लेकिन सर्दियों में आप ज़्यादा काम लेते हो उसको, हैं? ऐसे किया फरीड। इसका मतलब है अपन पढ़ते हैं आगे नासिका के आधार पर, आप कह सकते हैं नासिका के आधार पर। और इसके आधार पर कल बात कर रहे थे, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था क्योंकि मेरी थोड़ी आगे क्लास रहती, आज हालांकि लेके आ गया, जल्दी थी। तो ऐसे में लास्ट वाला मामला है वो थोड़ा इधर उधर हो गया। मैं वापस आपको नासिक वाला बताऊंगा, और बताने के बाद अगली बात वापस करूंगा। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन जो बात करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? वो करेंगे अपन नासिका के आधार पर। किसके आधार पर? नासिका यानी बेटा नाक, समझ रहे हो ना? नाक के आधार पर। ठीक है, कि इस आधार पर भी आपके स्वर है बेटा, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने के परिणाम स्वरूप ध्वनि आपके मुख और नाक दोनों से बाहर आती है। ठीक है, और एक ऐसा है जिसमें केवल केवल किससे आती है? मुख से ही आती है, नाक से नहीं। अब मैं आपको समझाऊं, दो नाम है। नाम कौन से? मैं आप इधर देखो बेटा, एक को कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? अनुनासिक। आपको पता होगा, एक आपको भी लिखते हो ना, जन्मदिन मेरे अनुज भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देखा आपने? अनुज। अनु का मतलब पीछे, ज का मतलब जन्मा, जो आपके बाद में जन्मा, मतलब छोटा भाई। अनु का मतलब पीछे, ज का मतलब जन्मा मतलब पीछे, आपके पीछे मतलब आपका छोटा भाई, आपके बाद में आया। ठीक है, और एक आप कहते हो अग्रज। अग्र का मतलब आगे, ज का मतलब जन्मना, जो आगे जन्मा, इसका मतलब बड़ा भाई। बड़ा भाई को या बड़ी बहन कह सकते, कुछ भी, अग्रजा कह दो।
ठीक है। उस इसका मतलब ये अनुनासिक, अनु का मतलब नाक के पीछे भी बोली जाती है, नाक में से बोली जाती है एक, और एक होता है जिसको बोलते हैं अपन निर्नुनासिक। क्या बोलते हैं? निर्नु। अब है क्या, अपन इसकी थोड़ी सी मैं आपको परिभाषा बताऊं फिर आगे बात कर। देखो कि वे वर्ण, क्या बात कर रहे हैं कि वे वर्ण अथवा ध्वनियां, वे वर्ण या ध्वनियां जिनका जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु, करते समय प्राणवायु नाक व कान, नाक व मुख दोनों से, नाक व मुख दोनों से बाहर आती हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन अनुनासिक कहते हैं। इसका मतलब यहां नाक और मुख दोनों है। यहां लिखा निर का मतलब नहीं, अनु का निर्धन अनुधन नासिक है। इसमें देखो ये क्या बना, ये इसमें मूल है निर, इसके बाद है अनु, इसके बाद है आप कह सकते बेटा नासिक, है ना। अनु उसके आगे क्या लगा? निर है, मतलब नाक इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या शामिल है? मुंडा, एक मुंडा ओनली। क्योंकि ऐसे बना, देखो निर, निर के साथ र जुड़ेगा बेटा, क्या बन जाएगा? निर्पूरा। समझ रहे हो बात? देखो जी ऐसे कि बेटा ये निर था अलंत, अलंत जैसी अ की मात्रा आएगी तो क्या हो जाएगा? पूरा भाई अलंत में। फिर नू का नू लिख दिया और आगे आपने क्या लिख दिया? नासिक। तो ये बन गया आपके निर्नु नासिक। इसका मतलब इसमें आपके नासिक नहीं, नाक शामिल नहीं होता, केवल मुंडा मुंडा शामिल होता है। यानी कहने का मतलब अपन कहेंगे कि वे ध्वनियां, अर्थात वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु किससे निकले? प्राणवायु मुख से बाहर निकले तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। शब्द कैसे बना? निर्धन अनुधन नासिक। ठीक सा, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब कल जब वर्ण लिखे थे ना, वो ही अपन थोड़े उल्टे पुल्टे लिख दिए थे, शायद मुझे ऐसा लगा। देखो अब इसमें नाक और मुख से जो भी आप वर्ण बोलते हो, सब में आपकी लगभग जिनके ऊपर चंद्र बिंदु है, क्या बात कर रहे हैं अपन भाई? देखो अनुनासिक का मतलब आपने कल क्या क्या लिखा था? अनुनासिक में जो इस प्रकार के वर्ण होते हैं, आप थोड़ा अपन ने कल अगर कुछ बात की है तो आप थोड़ा सा सही कर लेना। ये सारे के सारे चंद्र बिंदु वाले सारे के सारे क्या है? अनुनासिक है। और इधर अपन बात करते हैं ये वाले क्या है? सारे के सारे आपकी निर्नुनासिक है। ठीक है। अब खूब सारे जिनके ऊपर क्या बड़ा चंद्र बिंदु है वो आपके अनुनासिक है, बाकी वाले निर्नुनासिक है। ये थोड़ा सा लास्ट अपन आप सेट कर लेना सही तरीके से। मतलब सही लिखा था या गलत लिखा था लास्ट में? हाँ, अब उसको सही कर लो। केवल ये उधर उधर कर दिया होगा आपने, सही करो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद केवल इतनी बाकी ये लाइन ही है, बाकी तो आपको लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ कुछ नहीं था ये। ठीक, अब मैं आगे चलूं। अब आप प्यार से सुनते रहो, उसके बाद आपको लिखने का मैं मौका दूंगा। देखो अभी अपने स्वरों के बारे में ये बातें की, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी वर्ण व्यवस्था देखेंगे। वर्ण व्यवस्था का मतलब अपन देखेंगे भाई कि जब अपन किसी प्रकार के वर्ण बोलते हैं ना, तो कभी कंठ प्रभावित होता है, कभी तालु प्रभावित होता है, कभी मुर्दा प्रभावित होता है, कभी होठ प्रभावित होता है। होता कि नहीं होता? जैसे आप फ बोलते हो, ये होठ प्रभावित होता नहीं हो रहा। तो इस प्रकार अपन देखेंगे कि वर्णों का किस प्रकार से आप कह सकते हैं उच्चारण स्थलों के आधार पर वर्णों के प्रकार देखेंगे। तो क्या बात करेंगे अपन? वो बात करेंगे उच्चारण स्थलों के आधार पर
वर्णों के 9 प्रकार है। कितने प्रकार है? आप लोड निर्णय एकदम सारे आपको याद हो जाएंगे। क्या बात की अपन ने? उच्चारण स्थलों के आधार पर वर्णों के कितने प्रकार है? 9 प्रकार। देखो पहले मैं आप सभी की सहजता के लिए वर्ण को लिख देता हूं यहां। देखो सबसे पहले अ के बाद में आ, ये ना, उसके बाद आ के बारे में आपने बात लगभग पूरी कर ली। अपन व्यंजनों के बारे में पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है व्यंजनों वाली बात ठीक रहेगी। मैं व्यंजन लिखता हूं सबसे पहले। देखो क के बाद में ख, ख के बाद में ग के बाद में घ, और घ के बाद में अंग, उसके बाद में च, श और ज और झ और न्य, उसके बाद ट के बाद में ठ, ठ के बाद में, और उसके बाद में ढ। ढ के ऊपर या बिंदी लगेगी नहीं लगेगी? बिंदी लगेगी नहीं लगेगी? बताओ रे, लगेगी नहीं लगेगी? हैं? लगती है। वर्णमाला लिखनी आती नहीं आती आपको? इसके ऊपर नीचे नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। अगर मैं लगा दूं तो गलत है? वर्णमाला मामला आप गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं इसके नीचे, तो आप ये बताओ, ये लिखते हो ना आप पढ़ना, फिर ये गलत है। फिर ये है? हाँ, ये अपने बात की थी थोड़ी बहुत, कुछ पता है? आप तो नहीं थी, क्लास में नहीं थी। बात की थी, किसी को याद है? कोई, मैं आते सारी बातें क्लियर करूंगा आप, इसलिए आराम से सहजता से देखते रहें। डाउट तुरंत आपसे पूछ लें, ठीक है? अब लोग इसके नीचे, किसी के ऊपर नीचे बिंदी नहीं आएगी, ठीक है? उसके बाद न, क्यों नहीं आएगी मैं आगे आपको बताऊंगा। त के आगे थ, द, ध और न, उसके बाद प के बाद में फ के बाद में ब के बाद में भ, और भ के बाद में म, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद में य के बाद र के बाद में ल, और उसके बाद में व, उसके बाद में श, स और ह, ठीक है? अब देखो ये तो आपके वर्ण है। क्या है? ये तो क्या है? वर्ण है, ठीक है? अब सुनो, अब इन वर्णों का उच्चारण स्थल देखना कि कौन सा वर्ण कहां से आता है ना? अब देखो, आप शुरुआत में क से शुरुआत करो, ठीक है? मैं आपको कहाँ मामला है? उल्टा हो गया। लोए, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ रख देता हूँ, साथ में कुछ आपकी हेल्प के लिए कुछ और लिख देता हूँ, स्वर भी लिख देता हूँ, ताकि आप आराम से उत्तर दे पाए। दिख रहा है ना आपको? आ, ई, बड़ी, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक? अब आप शुरू करो बेटा। अ, आ। ये आपको लगता है इसका स्थल कहाँ से इसकी ध्वनि आ रही? अ, आ, क, ख, ग, घ, कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही। अब देखो, इस आधार पे सुनो बेटा, वापस यहाँ पहली बात अपन करेंगे, वो करेंगे क्या बात की? उच्चारण स्थलों के आधार पर। तो पहला अपन लेंगे कौन सा? वो लेंगे अपन कंठे। क्या लेंगे? कंठे। कंठे के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो आपको, अगर आपको लगता है कि भाई हम सीधा पहचान लेंगे बोल बोल के, वो अगर बोल बोल के पहचाना हो तो आ, क, ख, ग, घ, ये कंठे है। उसके बाद में और ह, ये सारे क्या है? कंठी। आपको इतना याद नहीं रहता, मैं एक तरीका बताऊँ,
ट्रिक याद रख लो सीधी। कौन सी? अक्सर संस्कृत में काम ली जाती, वो है आप कह सकते हैं अकु विसर्जनियाना, अकुह विसर्जनियाना कंठ। याद रह जाएगा। क्या बात की? कंठ में कौन कौन से? अकुह विसर्जनियाना कंठ। अब सर क्या है अकु विसर्जनियाना? अब देखो ये सूत्र कह रहा है, यहां मैं वापस यहां ले चलता हूं। ये सूत्र आप देख रहे हो, पहला मैं लिखूं यहां। ये कह रहा है कि कंठ में कौन कौन से आते हैं सर? कह लो। ये कहता है कि आता है आपकी अ कु ह विसर्जनियाना, विसर्जनियाना कंठ। इसका मतलब ये कह रहा है अ और आ। अ का मतलब और अ का बड़ा कौन है? आ। ये कह रहा है अ और आ। उसके बाद जिसके नीचे भी ऊ की मात्रा है, इसका मतलब इसका पूरा पूरा वर्ग। कौन सा? पूरा पूरा वर्ग। इसका मतलब किसके नीचे है? क के नीचे। क का पूरा वर्ग का मतलब क। ये सारे के सारे जो आप देख रहे बेटा हलंत है, ये पूरे है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ण क्या है हलंत में। जैसे ही वर्णों के साथ इनके साथ अ मिलेगा, ये क्या बन जाएंगे? व्यंजन। तब तक सारे क्या ये वर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब सारे वर्ण है, जैसे इनके साथ अ लगेगा पूरा, इसका मतलब क्या है? व्यंजन। ठीक है, तो आपने कहा बेटा एक तो अ और आ। क के नीचे ऊ की मात्रा है, अकु ह विसर्जनियाना कंठ। इसका मतलब क पूरा वर्ग। पूरा वर्ग मतलब यह क ख, उसके बाद ग, उसके बाद घ। पंचमा अक्षर अपन नहीं लेंगे सर। ये सारे के सारे पंचमा अक्षर कौन से होते हैं? नासिकीय वर्ण होते हैं, मतलब नाक से बोले जाते हैं, नाक और मुख से बोले जाते हैं, इसलिए इनको अपन साथ में लेंगे नहीं। ठीक है सर। इसका मतलब है कि पहला कौन सा हो गया? कंठे कौन कौन से होंगे सर? एक तो अ आ क ख ग घ। लेकिन अ क और उसके बाद क्या कह रहा है? ह। इसका मतलब ह भी किस में है? इसी में। अकुह विसर्ग, विसर्ग जो होता है ना इस प्रकार बिंदियों वाला, वो भी कौन सा है आपके? कंठे। वो भी कौन सा है? कंठे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कंठे कौन कौन से हैं याद रख। बोलो अकुह विसर्जनियाना कंठ। बोलो अकु, बोलो पहले एक एक, एक बोलो। बोलो अ, बोलो बोलो कु ह, उसके बाद बोलो वी स र जनियाना कंठ। अब बोलो अकुह विसर्जनियाना कंठ। अकुह विसर्जनियाना कंठ। अब आपको अ से क्या है? अ आ। क का मतलब क ख ग और घ, और ह का मतलब क्या हुआ? ह वर्ण, और विसर्जनियाना मतलब विसर्ग। ठीक है, तो हो गए आपके इतने सवाल। तो क्या क्या बात मैं लिखूं अभी? अब आप बताओगे, मुझे कुछ नहीं आता है। कंठे में बताओ कौन कौन से वर्ण आते हैं साहब? पहला क्या आएगा? अ के बाद में क्या आएगा? आ के बाद में क्या आएगा? क्या आएगा? क के बाद में क्या आएगा? ख के बाद में क्या आएगा? ग के बाद में क्या आएगा? घ के बाद में क्या आएगा? ह के बाद में क्या आएगा? क्या आएगा? विसर्ग। क्या आएगा? विसर्ग, जो इस टाइप से अपन लिखते हैं। तो क्या हो गया? अकुह विसर्जनियाना कंठ। इसका मतलब ये सारे के सारे कौन से हैं? कंठ हैं। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखने। अब उसके बाद अगली बात करते हैं। यहां तक तो होगी सर, ये बात हो गई। और ये जो पंचमा अक्षर है मैंने आपको दोबारा बता देता हूं, इनको अपन लेंगे, वो लेंगे बेटा पूरे के पूरे पंचमा अक्षर किसको? नासिकीय में। किस में लेंगे? तो ये बात अपन बाद में करेंगे। अब फिलहाल बात करें अगली। अब बोलो इसको। च च जो जो। कहाँ कहाँ कहीं जीवा कहीं टकरा रही, कहीं से आवाज आ रही? कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है? एक मिनट है। हाँ जी, आगे बढ़े भाई। अब बेटा ये क्या था? इसमें आपको कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का कहाँ से आ रही ध्वनि पता चल रहा है? तालु के कहीं आसपास हो रहा है?
इसका मतलब ये कौन से तालव्य, कौन कौन से तालव्य। अब तालव्य याद कैसे रखोगे, इतने मतापुड़ी है ना, ये तालव्य है क्या या मूर्धनी है? तालु कहाँ है, मूर्धनी क्या पता है? ये मूर्धनी है ना कि तालव्य है, क्या तालव्य? तालव्य, बिल्कुल आप बिल्कुल सही है बेटा, है ना। मैं आपको कन्फ्यूजन कर रहा हूं, बाकी आप एकदम सही है। देखो मैं आपको एक तरीका बताऊं याद कैसे रखना। याद रखने के लिए बेटा ये करना है आपको, ईसु या साना तालु, क्या रखोगे याद? ईशु शाना तालु, बोलो ईशु शाना तालु, ईशु शाना तालु। अब आप अपने आप बताओगे, ई का मतलब ई छोटी और बड़ी, ई छोटी और बड़ी दो तालु। उसके बाद जहां पर भी ऊ की मात्रा, उसका मतलब पूरा वर्ग लो, उसको पूरा वर्ग किसका लेंगे? च का, 1 2 3 4। उसके बाद कह रहा ईशु य, इसका मतलब किसको लेंगे अपन? ये को। और उसके बाद में किसको लेंगे? श को, ये। इसका मतलब ये है आपकी ईश्वर शाना तालु। कौन कौन से आ रहे हैं? ई, बड़ी ई। उसके बाद में क्या आ रहा है? च, श, ज और झ। उसके बाद में य और श। अब आप अपने आप बताओगे सर मुझे नहीं आता आगे। अब आप बताओ कि तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, बताओ तालव्य वर्ण कौन कौन से, बताओ जी कौन कौन से बेटा? ई, बड़ी ई के बाद में अगर बात करें, ये आपके बेटा बड़ी ई। उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, और उसके बाद में, और उसके बाद में श। अगर बेटा इसको आप याद कर लेते हो आपके लिए बहुत ही बढ़िया। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप नहीं, क्योंकि मैं हिंदी की बेटा बात कर रहा हूँ, सबसे अगर टफ टॉपिक माना जाता है ना ये कि वर्ण इधर का उधर, उच्चारण स्थल कौन सा, स्वर के आधार पे घोष कौन सा, अघोष कौन सा, अलग प्राण कौन सा, माँ प्राण, ये बातें पढ़ी आपने थोड़ी बहुत कभी? ये हो जाती है, इसमें ये सारा मिक्स हो जाता है मामला। और आप नहीं, जो बहुत बड़ी बड़ी तैयारी करने वाले, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यहाँ मात खा जाते हैं। इसलिए अपन को बढ़िया ढंग से, बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो इसके प्रश्न पहले कम आते थे परीक्षाओं में, अब परीक्षाएं देखिए जो रीड की हुई है और परीक्षा, इन परीक्षाओं में अब प्रश्न पूछे जाते हैं इनके, इसलिए इसको अपन आराम से ढंग से करना, धीरे धीरे पूछ लेना, समझ नहीं आया तो। ये सारे के सारे कौन से हैं? तालव्य, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये बात तो आपने हो गई, इतने सारे वर्ण अपन ले लिए जो आपके थे तालव्य। अब अगली बात है आपका नेक्स्ट, और नेक्स्ट वर्ण अपन लेते हैं कौन सा साहब? ये लेते हैं अपन ट। अब ट बोलो, ट, ठ, ड, ढ। कहीं कहीं आपको ये लग रहा है कि जो मूर्धनीय है, मूर्धन है, मुर्दा, मुर्दा भागे, मुर्दा वाले, इस पे कहीं थोड़ा बहुत आप हो रहा है। तो ये सारे बेटा कैसे हैं? मूर्धनी है। कौन से हैं? ये मूर्धनी है। इसलिए इनको याद करने का एक बेटा तरीका है, वो इस प्रकार में आपको बताऊं। इनको है बेटा अपन कहेंगे रिटूर साणा मुर्दा। क्या कहेंगे? रिटूर साणा मुर्दा। आप घर जाते वक्त आज कम से कम ये काम तो कुछ याद करो, नहीं ये करना, अकु विसर्जनाना, अकु विसर्जनियाना कंठ। दूसरा साथ साथ बोलना आपके, दूसरा कौन? ईश्वर शाना तालु। उसके बाद बोलना रिटूर शाना मुर्दा, रिटूर शाना मुर्दा। इसका मतलब बेटा आपके पहले पहले तो क्या आया, क्या आएगा सर माइंड में आया? री, री ये पढ़ी, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है? टू, इसका ट, ट वर्ग पूरा पूरा लो, लो आ गया। उसके बाद रिटू र, इसका मतलब क्या आएगा? र। उसके बाद में क्या पूछा? श, रिटूर शाणा, ठीक है, मुर्दा। ये सारे के सारे क्या है? मूर्धनीय। तो मूर्धनीय कौन कौन से बेटा? तो अपन कहेंगे रिटूर शाणा मुर्दा। ये याद करो, अपने आप सेट है, और ये याद रखना, बाकी इनमें लोड नहीं लेना, अपने आप आ जाएंगे। रिटूर शाणा मुर्दा, ठीक है। इसका मतलब रिटूर शाणा मुर्दा में बेटा, अब मैं कहूँ सर आप बताओ मुझे मूर्धनीय क्या, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको कि भैया आप बताओ कौन से हैं? मूर्धनीय। तो आप बताओगे सर पहले तो क्या है? री, री के बाद में क्या है? ट, ट के बाद में क्या है? और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में क्या है? हैं? और उसके बाद में क्या है? और उसके बाद में क्या है? हैं? क्या हुआ? बोलो, रिटूर साणा मुर्दा।
रिटूर साणा मूर्धा, रिटूर साणा मूर्धा, उसमें रिटूर र आ रहा कि नहीं आ रहा? र आ रहा। उसके बाद में क्या आ रहा है? श। तो ये तो रिटूर साणा मूर्धा, आपको ये आंकड़ा रिटूर साणा मूर्धा, ठीक है। इसका मतलब मूर्ध नहीं बेटा, री है, ट है, ड है, आप कह सकते हैं र है, इस प्रकार आप कह सकते हैं। आगे बढ़ो, अगला है आपका नेक्स्ट, उसमें देखना। अब बताओ ये कौन सा है? बोलो त। तब दांत, दांत किस दांत से उन्हें? त, थ, द। बोलो बोलने से आपकी जीभ टकरा नहीं टकरा रही? त, जीभ कहां संघर्ष कर रही है? त, थ, द, ध, त, थ, द। इसका मतलब है कौन सा? दंतव्य। कौन सा है? दंत्य। इसका मतलब इसको याद करने के लिए मैं याद रखूं तो आपको याद करना है, वो करना है, तुलसा के दांत नहीं है, तुलसा के दांत नहीं है, तुलसा दंती, तुलसा दंता, ऐसे या तुलसा दंता। तुलसा, तुलसा आदमी नाम का, कोई आदमी नाम का, उसके दांत नहीं है, बुढ़ा है, ठीक है। तुलसा के दंता। तो तुल का मतलब, तू का मतलब पूरा क्या होता है बेटा? त वर्ग पूरा का पूरा। लो जी, ये पूरा का पूरा लो, ठीक है। उसके बाद तू ल, ल का मतलब ल वर्ण। उसके बाद में श वर्ण, तुलसा, और वो कैसा है? दंता। तो आपके मस्तिष्क में एक बात तय हो गई कि तुलसो है जो किसके हैं? दंते। तो आप कहेंगे सर दंते कौन कौन से हैं? तो एक तो आप कहेंगे सर त, थ, द और आपका ध, ये सारे हलंत है, ठीक है। और एक हो गया था तुलसा, तो उसमें क्या बेटा? ल, और उसके बाद में क्या है? श। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? दंत्य वर्ण है। कैसे हैं? दंते। तो हो गया त, थ, द, ध, ल और श। अब यहां तक तो क्लियर है आपके। इसका मतलब ये हो गया आपके यहां तक, इसके में हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगला आपको याद करना है ही नहीं, आप बोलोगे अपने आप आ जाएगा। बोलो प, फ, ब, भ। होठ मिल रहे बोलने से, इसका मतलब ओष्ठी। तो होठ मिलते, होठ को हिंदी में ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश वाले लिप्स कहते हैं, लिप्स ही कहते हैं। मैं इंग्लिश से दिव्यांग हूं, मतलब दिव्यांग समझते हो? दिव्यांग भी हिंदी शब्द है। मैं आपको कहूँ लूला लंगड़ा, वो, तो ऐसे में मैं आपको कह रहा हूं, मतलब ये क्या है? अगर अपन बात करें तो इसका अपन कहेंगे ये कौन से है? ओष्ठीय। ओष्ठीय कौन कौन से सर? एक तो है ये वाले और दो ये। कौन से? दो कौन से? ये वाले और बाकी ये वाले, ये आपके ओष्ठीय। अब मैं आज थोड़ा सा लिखूं कि कौन कौन से ओष्ठ्य हैं। तो देखो बेटा, ओष्ठ्य क्या है? ओष्ठ्य देखो, एक तो कौन से? उ, एक बड़ा उ, प, फ, ब और आपका ब। म नहीं, म तो नासिक है, नाक से। ये कौन से आपके? ओष्ठी, है ना। अब बोल उ, उ, होठ मिल रहे नहीं मुझे? आप कोशिश करो और होठों दूर रखो, प बोलो, बोल दोगे आप? होठ मत मिलाना, प बोल के बताओ। हाँ हाँ, कुछ नहीं हो सकता, प बोलने के लिए मिलाना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये ओष्ठी है, ठीक है। तो ये बाकी वाले भी आराम से होते हैं, अपन को पता नहीं, अपन को ये पता नहीं मुर्दा कहाँ है, ताड़ू कटे यही पता नहीं, ताड़वा, ये वहां से आती दुनिया, बट अपन लोग प्रयास नहीं करते, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो बेटा, इसका मतलब आपने सर इसको भी गायब कर दिया है। अब सर आपके मस्तिष्क में नहीं रहा सर कि एक परिवार से बाहर कोई रहा है। कौन कौन रहे हैं बताओ? एक तो वो रहा, और कौन रहा है? आपको नहीं लगता सर ये पढ़े हैं? हाँ, अब देखो, इनको बेटा बोलते हैं व को, व को बोलते हैं वकार से दंतोष्ट बोलते हैं। इसका मतलब है जब व बोलते हो तो दंत भी टच करते हैं, होठ भी करते हैं, होठों से दांतों से टकराते, होठों पे आती वो जवान, आप देखना दांतों से होठों पे वो। इसका मतलब है कि दांत भी टच हो रहे हैं और होठ भी, इसलिए इनको कहते हैं बेटा अपन, वो कहते हैं इनको अपन कहेंगे, वो कहेंगे अपन दंतोष्ट। क्या कहेंगे इनको? इनको अपन कहेंगे कौन सा? दंतोष्ट है। क्या कहेंगे? दंतोष्ट, ठीक है। दंतोष्ट का मतलब दंत धन ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों को क्या करती है? टच करती है। अब है दंतोष्ट, दंतोष्ट कौन है? वो है। यहां तो ठीक है सर। अब यहां तो आपने इस तक तो फैमिली सेट कर दी भाई, इसका घर आपने बना लिया, इनके भी बनाओ, ए आई और ओ आओ। इसको बनाने के लिए आपको वापस पुनर्जन्म लेना पड़ेगा,
पुनर्जन्म नहीं मतलब आज से 2 दिन पीछे गए वहां जाना पड़ेगा, और वहां वापस जाओगे तो आप पढ़ोगे स्वरों का वर्गीकरण, और उसमें पढ़ोगे एक ह्रस्व होते हैं और एक यौगिक होते हैं, और योगी के अंदर भी उसके 2 बेटे हैं, उसका एक बेटे का नाम है दीर्घ और एक का नाम है सुक्त। दीर्घ का घर पे उसको कहते हैं सज जाती, और जो आप कहते हैं सुक्त है उसको घर पे कहते हैं बेटा वी जाती है। और आप सज जाती है आपने पढ़ा आ ई और आपके ई, आ ई और ऊ पढ़ा बड़े वाले, और आपने वी जाती है यानी कि शुद्ध स्वरम पढ़ा ए आई ओ औ। उस टाइम मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, मैंने कहा साहब आ का निर्माण तो एक जैसे अ आगे आ आगे अ आगे आ आए, दोनों साइड आ जाए तो भी बनेगा आ, लेकिन एक के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग है, एक अलग जाति का आएगा एक अलग जाति का आएगा, है ना, उससे आपका निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अपन कह सकते हैं कि अपन मोस्टली शादी अपन जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी के किसी कम्युनिटी में करते हैं नहीं करते। जैसे कोई एग्जाम कम्युनिटी का मतलब है कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज में की कुछ उपजातियां होती उसके अंदर ही करते हैं, जैसे बोलते हैं अपने जाति, और जाति से बाहर जाते हैं उसको अंतर जाति, मतलब जाति का बाहर वाला। तो इसमें अपन कहेंगे कि एक जाति के नहीं, एक जाति वाले तो किसमें आते हैं, सारे के सारे होते हैं किसमें, दृक्ष वर्ग, दृग मतलब सजाती है, और दूसरे होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं वी जाति। तो देखो वहां तक आपको नहीं जाना है, ये बात होगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो देखो बेटा पहले देखो, मैं कह रहा हूं बेटा एक अ आया है और अ के बाद में अ आया है और निर्माण किसका हुआ है आ का। आप कहोगे सर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अ क्या है, अ क्या है, कौन सा है, कंठे है, ये भी कंठे है, कंठे बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं सर आ और आ, कंठी आ कंठी कंठी, ठीक है कोई बात नहीं गुरुजी। आप बताओ मैंने कह दिया बेटा अ के बाद में ई आई, बताओ अ कैसा है बेटा, आपने बेटा बोलो अ आते ही मतलब पूरा बोलो, अकु विसर्जन्याना कंठः, बोलो अकुह विसर्जन्याना कंठः, अकु विसर्जन्याना कंठः, इसका मतलब अ क्या है, अकंठ्य, क्या है ये कंठ्य, ठीक है सर ओके। उसके बाद ई क्या है, ईश्वशाना तालु, क्या है तालु, इसका मतलब ये कौन सी है, ये है आपका तालवी है, ये कौन सा है तालवी। अब आपको लगा इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा ए, क्या बनेगा ए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अ के बाद में ई आया तो निर्माण किसका होगा ए का। अब ए का निर्माण हो गया, हो किससे रहा है, एक कंठ से हो रहा है और एक तालु से, इसलिए अपन इसको क्या पूरा नाम देंगे, क्या दे देंगे कंठ तालवी, क्या कहेंगे कंठ तालवी। इसका मतलब बेटा अपन ये अगला जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे अपन कंठ, और यहां क्या लिखेंगे तालवीय। कंठ तालवीय में कौन कौन से वर्ण है, ए है और अगला इसका बड़ा भाई कौन है आई, ये तो क्लियर हो गया। चलिए यहां तक तो आपने बता दिया सर के यहां तो कंठ तालवीय होते हैं। चलिए मैं आगे बेटा कहूं कि यहां से अ आया है और इधर से ये बारात लेके आया, उसका नाम है ऊ, बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई भी हो, ठीक है। अब इन दोनों का मिश्रण होगा तो किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा ओ का, किसका होगा ओ का। इन दोनों के मिश्रण से निर्माण किसका होगा ओ का। अब देखो बेटा आप पहले ये बताओ कि ये अ है ये कहां से निकल के आया है, कहां से आया है भाई, आपने अभी बात की थी ना कि अकु विसर्जन्याना कंठः, इसका मतलब किससे आया है कंठ से, इसका मतलब अ कौन है, अ है आपका कंठे, कौन सा है और ऊ कौन सा है, अभी आप बात करें था ना ऊ प फ ब, कौन है ऊ प फ ब, क्या है ओष्टे, होठों से होठ टकरा रहे नहीं लग रहा, इसका मतलब ये कौन सा है ओष्टे, ये कौन से हैं ओष्टे। अब बेटा देखो यहां एक कंठ है और एक कौन है ओष्टे, अब दोनों से मिलकर बना क्या है ओ बना है। इसका मतलब है अब इसको अपन पढ़ना चाहें तो एक लाइन में इसको क्या बोलेंगे
कंठोष्ठ है। कैसे बोलेंगे, देखो देखो बेटा, इधर से है आप ले रहे हो एक शब्द, उसको ले रहे हो आप कंठ को, किसको ले रहे हो, कंठ को। इधर से आप किसको ले रहे हो, ओष्ठ को, किसको ले रहे हो, ओष्ठ को। अब आप देखोगे कंठ और इन ओष्ठ को जोड़ोगे तो सीधी सी बात है, इस ओ की मात्रा, क्योंकि आगे वाला अगर आधा वर्ण है, हलंत में है, तो उसको अपन क्या लगाते हैं, मात्रा लगाते हैं, और ओ नहीं लिखेंगे, इसकी जगह ओ क्या प्रतिनिधि कौन करती है, ओ की मात्रा करती है। इसलिए अपन ने इसको लिख दिया कंठो, ओ की मात्रा लगा दी, और कंठोष्ठ क्या लगा दिया आपने, कंठोष्ठ। इसका मतलब है कि ओ और औ कैसे वर्ण है, कंठोष्ठ वर्ण है। इसका मतलब अपन ये लिखेंगे, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि यहाँ क्या बात करेंगे, कंठोष्ठ वर्ण कौन से हैं, या कंठोष्ठी अपन बात करेंगे कौन से हैं, ओ है और आपका औ है। और भी कोई पीछे रहा है क्या इस वर्णमाला में, कहीं आपको दिख रहा है क्या, ये सारी बातें हो गई। अब कोई पीछे रहा है क्या, नहीं रहा। लेकिन सर इसकी तो बात आपने की नहीं पंचमाक्षर की, इनको अपन क्या बोलते हैं, नासिकीय। क्या बोलते हैं अपन, नासिकीय। तो देखो इसका अपन बात करते हैं अभी, ये कौन से हैं सर, नासिकीय। नासिकीय किसे कहते हैं, कि वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है वो नाक और आप कह सकते हैं कान, सॉरी नाक और मुंह दोनों से बाहर है। कानों से तो क्या ही बाहर है, धुएं निकलेंगे फिर, है। इसका मतलब नाक और कान से नहीं बेटा, मुख से और नाक से बाहर आए, उसको अपन क्या कहते हैं, नासिकीय। और वे कौन से हैं, जो सर मैंने लिखे हैं, ये सारे कौन से हैं, नासिकीय। अब एक ब्रीफली अपन वापस देखते हैं सर क्या क्या बातें अपन करना चाह रहे। देखो अपन ने कहा था कि उच्चारण स्थलों के आधार पर, मतलब अब बोलते हैं तब इनका स्थल कहां से इसकी उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति, उसके आधार पे अपन कहते हैं कितने प्रकार है, 9। देखते हैं 9 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब इसमें आपको ये वाले माथाफूड़ी याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो आपको क्या क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, वो रखना आपको सूत्र याद रखना है। और सूत्र क्या है, कई बार मैं आपको बता दिया है, वापस आपको इन चीजों के बारे में बताऊं बेटा। तो यहां पे आप क्या याद रखोगे, बोलो अ कु अ, उसके आगे बोलो विसर जनियाना, अकु विसर जनियाना, अकु विसर जनियाना क्या है, कंठः। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें क्या क्या बात कर रहे हैं, सूत्र के साथ में पता होना चाहिए, आ क ख ग घ, पूरा क का वर्ग, उसके बाद ह और विसर्ग किस में आएंगे, कंठ में। ये याद रहो, नहीं रे वो वाली बातें याद रखना, इतनी सी बात, बाकी ठीक है वो बात सर हम याद रख लेंगे। फिर अगली बात क्या याद रखोगे सर, अगली बात आप ये याद रखोगे, सुनो इसके बाद अगली बात है वो क्या है, तालवी। तालव्य का सूत्र याद रख लो, क्या सूत्र था बताओ भाई, भूल गई, सूसा हो गए, बंद होगी गाड़ी सूसा करके, हैं ऐसे नहीं होता है, हाथों हाथ याद करो। 12वीं पास विद्यार्थियों, आपका मस्तिष्क तो बड़ा तेज है, हैं। मैं दोबारा लिखता हूं, मुझे याद रहता है आपको नहीं रहता, इन्हें ऐसा हुआ है, ईश्वर शाना तालु। कल आते ही आपको सबसे पहले ये तो मैं पूछूंगा ही, ठीक है, क्या है ईश्वर शाना तालु। इसका मतलब क्या है, ई बड़ी, श वर्ग, उसके बाद य, उसके बाद में श। समझ रहे हो बात, ठीक है साहब। अगली बात करते हैं, मूर्धन्य। बताओ हैं, बता दो। ऋतु का साणा, ऋतु नाम की लड़की, गैस की अब किल्लत है, साणा को ला रही है, और वो भी किससे, आपको सर मूर्धन्य में पकड़ के। अब साणा को तो कौन मूर्धन्य में पकड़ता है बेटा, पर हालात इस तरीके से रहे तो फिर पकड़ने ही पड़ेंगे, हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं बेटा, वो कहेंगे अपन ऋटूर साणा मुर्दा। क्या कहेंगे, ऋटूर साणा मुर्दा। इसका मतलब ऋतु का री, ट का ट वर्ग, और र का र, और श का श होगी, ऋटूर साणा मुर्दा। बिल्कुल अच्छी बात है, आपको पता है। उसके बाद में तुलसा के दांत, है ना, तुलसा मतलब कोई भी आपके आस, अब तुलसा किसी का नाम होता ही नहीं,
हैं। अब तो नाम के तरीके बदल गए। पहले के व्यक्ति के नाम होते तुलसा राम, फलाना राम वगैरह वगैरह, तो वो तुलसा, और तुलसा के क्या है, दांत, तो आप कहोगे तुलसा के दांत, तुलसा के दांत, तुलसा दांत, ऐसे लिख दो। वैसे तुलसा दंते होता है, तुलसा के दंता, संस्कृत लिख दो पूरी, तुलसा दंता। तुलसा का मतलब तू पूरा वर्ग, त थ द ध, उसके बाद ल का ल, श का श, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आपको इसमें याद यही रखना है कि अपने आप सीधा दिख रहा तो याद आवश्यकता रहती नहीं है। उ प फ ब ब अपने आप टकरा रहे तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात रहती नहीं। दंतोष्ट में ये याद रखना वो है, क्योंकि सूत्र में लिखाऊंगा आपको तो बड़ा है, वकार से दंतोष्ट, इतना बड़ा याद रखने से बेहतर है कि दंतोष्ट में वो एक ही आता। इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना। आपको पता है कि ए किससे बनता है, ए बन रहा है, अ आया, ई आया, अ का मतलब कंठ, ई कौन है, ई कौन सी है कि आपको पता, अच्छा तालवी है, तो कंठ तालवी, कंठ तालवी। इधर है ओ, आपको पता है कि एक अ आया एक ऊ आया, अ तो है कंठी, ऊ है कौन सी, ओष्ठी। इसका मतलब ये कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठी हो सकता है, बस इसको रटना नहीं है, मतलब आपको सीधा माइंड में सेट हो जाएगा। दूसरा आपको बाकी वाले आपको पता है कि पंचमार्ग जितने भी होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, नासिकीय। और नासिक का मतलब ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते हैं तब आपके ऐसे ध्वनि है वो आपके मुख और नाक दोनों से बाहर आती है। ठीक है, ये बात है सारी इतनी, आप इसको मोटा मोटा नोट कर दो। आपका कल्याण मेरा कल्याण, ठीक है, है? पहले वाले लिखे नहीं, हाँ, पर उससे ज्यादा कल वाले क्लास से पहले वाले नहीं लिखे आपने? हाँ ठीक है, नहीं बेटा कोई कुछ नहीं लेना, परिभाषा फालतू याद कर लोगे चीजें, आपके जो चीजें कितनी परीक्षाओं में क्या करना है उतना ही लिखना है। कभी भी बेटा आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं हुआ कंठी किसे कहते हैं, कभी नहीं पूछा जाएगा। मूर्धनी किसे कहते हैं लिखो, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा कौन सा कंठ है कौन सा मूर्धनी है, अपन एग्जाम ओरिएंटेड लिखेंगे सारी बातें, फालतू की बातें आपको याद करनी ही नहीं है। मैं अभी आपको लिखवा दूं कि ऐसे वर्णजन बोलते हैं कंठ वाला भाग प्रभावित होता है, उसने कंठिया कहते हैं, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। अपना सीयूटी के हो एसटीसी के, बीएसटीसी के हो? ट्वेल्थ कहाँ से की बेटा आपने, अभी करके आए हो या पिछले सेशन में की थी? अच्छा आपने, अच्छा आप क्या करते हो? पिछला एग्जाम दिया था, पहली बार दे रहे हो? उसमें भी तो आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं। यही याद कर लेना, घर जाके याद नहीं करना है। अकु विसर्जन्याना कंठ, ऋटुषण मृधा, ईश्वषण तालु, तुलसा दंता। तुलसा वैसे इसको पूरा कहने बेटा तो इसके होते हैं लिरतुलसाना होता है। लिरी का मतलब लिरी अपने यहाँ संस्कृत में चलती है, अपने यहाँ चलती नहीं हिंदी में। बाकी लिरी भी वर्ण है और वो किसमें, संस्कृत में, अपने नहीं है यहाँ पे, हिंदी में नहीं मतलब। बाकी इसको पूरा कहते बेटा लिरतुलसाना दंता कहते, पर अपने लिरी को छोड़ दो, अपने को याद रखना तुलसा, ठीक है, तुलसा के दांत। अगर आप थोड़ा सा फास्ट करते ना तो कल अपन एक नया टॉपिक शुरू करते बढ़िया ढंग से। आप लोग, कई लोग संधि से डरते होंगे, डरते हो? संधि से डरते हो आप लोग, नहीं डरते हो? संधि बहुत सिंपल, अगर हिंदी व्याकरण में सबसे सिंपल टॉपिक है वो संधि होता है। आपकी मैं 5 लाइनें लिखाऊंगा उससे आपका उत्तर आ जाएगा, पर प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ी टेढ़े सवाल आ जाए तो।
इस पे पता चल जाएगा आपको। लिख देना साथ साथ, मैंने जो वहाँ बातें लिखी थी ना ऐसे लिख देना, कोई नहीं तो, ताकि आपको ध्यान में रहेगी क्या बात है। ऐसे करके भाई आपको पता है इसका निर्माण अ और किससे हुआ है, ई से हुआ है ना, तो अ में लिख देना ये कौन सा है, कंठ है, और ये कौन सा है, तालवी। तो आप कहोगे ये दोनों मिलकर क्या हो बने हुए, ए आई, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, कंठ तालवी। ठीक है, बात आपने की थी। और इसमें क्या लिखोगे, इसमें इसके जस्ट आगे लिख देना बेटा अ और आपका क्या बना है उ, और अ उ के मिलकर क्या बनता है उ। तो इसका मतलब अ कौन सा है आपका कंठे, और उ कौन सा है आपके ओष्ठी, है ना। तो ये दो मिलकर क्या बना बेटा, दोनों को मिलाया तो ये बन गया आपके कंठोष्ठी। ठीक है, कितना लिखना है बेटा, लिख रहे हो, लिख दो। सर किसी को होगी कि मैं लेता रहूं, नहीं नहीं अभी तो चल ही रहा है टॉपिक, टाइम लगेगा मेरे, आराम से आना दो उनको, आए तो मुझे बोल देना। आप लिखना शुरू नहीं किया बेटा, किया लिखना कुछ, कितना लिखा है आपका बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक दिया। अब तुलसी से आगे बढ़े अपन, ठीक, लिख दिया थे तक तो, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप में से कितने जनों के CUET का फॉर्म भर रखा है, हाथ खड़े करना। इसमें आगे 25 नंबर के 25 सवाल ग्रामर के आएंगे, है ना। थोड़ा ढंग से व्यवस्थित तरीके से अटेंड करना, सुनिएगा बेटा। अब सुनो, मैं आगे आपको थोड़ी सी बातें बताऊं, आप प्यार से बातों को सुनते रहें, थोड़े से व्यवस्थित बैठो, ये लगना चाहिए कि आपके लिए AC की व्यवस्था कर रखी, सब कुछ कर रखा है? कहीं कहीं तो बच्चे टीन के नीचे बैठते पढ़ते हैं, 3 सेट के नीचे, जहाँ मैं क्लास लेके आया हूँ वहाँ से, इसलिए आपके लिए तो सब कुछ ठीक है, कोई धूल नहीं आ रही। बाकी आंधी बड़ी जबरदस्त चल रही बाहर है, घर जाते घर वाले पहचानते ही नहीं है क्या मामला हुआ आगे। चलिए बेटा, अपन पढ़ रहे हैं वर्णों के बारे में। अब मैं 2 बातें आपको और बताना चाह रहा हूँ। एक, आप है ना जब कभी वर्ण बोलते हो तब आपको लगता है कि जब आवाज आती है ना वो थोड़ी कम आती है, कभी ज्यादा आती है, ऐसा भी होता है। देखो कैसे, मैं कुछ वर्णमाला की आपको बताऊं, ये पढ़ी, कहाँ गया पुनर्बलन आ गया, लो हेलो, ये देखो बेटा, अब अपन पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे प्राण वायु के आधार। प्राण का मतलब है कि जो हवा बाहर निकलती है जब वर्ण बोलते हैं, तब कभी कभी तो आपको लगता है कि हवा है, प्राण वायु बहुत ज्यादा बाहर निकल रही है, कभी कभी लगता है थोड़ी निकल रही है, उसके आधार पे। तो उसके आधार पहले मैं आपकी भूमिका बांधता हूं, फिर आपको बताऊंगा क्या मामला। देखो अपन अभी जो बात करेंगे ना, वो क्या किसके आधार पे करेंगे, वो करेंगे प्राण वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार। किसके आधार पर, प्राण वायु। अब देखो प्राण वायु निकलेगी या तो ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी साहब, इतनी सी, और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, दो ही तरीका है भाई। देखो पानी वानी होता है, उसके 3 फॉर्मेट बनते हैं, या ठंडा होगा या गर्म होगा या उनके मध्य का भाग होगा। जबकि हवा आप जो बोलते हो, वर्ण बोलते हो, उसमें या तो ज्यादा हवा निकलेगी या
कम निकलेगी, बस दो स्थितियां बनती है। इस आधार पे अगर बात करें तो देखो, इस आधार पे अगर अपन बात करें तो इनको दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों। दो भाग कौन कौन से? देखो, एक ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में आप कह सकते हैं वायु बहुत ही कम, प्राण वायु बहुत ही कम बाहर निकलती है, उनको कहते हैं अपन अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अब अल्प और प्राण को समझने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊं। एक आपको चीज समझनी है, एक तो है अल्प और एक होता बेटा महा। दो शब्द सीखो आप। अल्प का मतलब होता थोड़ा। आप कई बार घर पे या कभी गए होंगे तो अल्पाहार कीजिए ऐसे कहते हैं। अल्प का मतलब कम, आहार का मतलब ठोकणो, कम खाना, मतलब नाश्ता, उसको कहते हैं अल्पाहार। फुल आहार खा लिया मतलब रोटी जिम ली, खाना फुल हो गया। अल्प आहार का मतलब है नाश्ता। अल्प का मतलब थोड़ा। इसका मतलब होता है कि प्राण वायु जब निकलती थोड़ी निकलती है ना, थोड़ी निकलती, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ी। और मां का मतलब है घनी। कहते हैं महान आदमी, मतलब महान, बहुत बड़ा आदमी से अपन कहते हैं। मां का मतलब होता है अधिक। मां का मतलब अपन कहते हैं अधिक। अब देखो, इस आधार पे अपन बात करेंगे तो एक तो होते हैं कौन से? एक तो होते हैं अल्प प्राण, जिसमें आप कह सकते हैं प्राण का मतलब वायु, कम निकलने वाली वायु, वो आपके अल्प प्राण। घनी निकलते उसे कहते हैं महाप्राण, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महाप्राण। अब देखो है कौन कौन से, मैं एक एक वर्ण पे आपको लेके चलूंगा। अब देखो यहां अल्प प्राण क्या है कि वे ध्वनियां, मैं कुछ परिभाषा एक बार आपको लिख के थोड़ी बता देता हूं क्या है। देखो, अपन कहेंगे कि अब मैं लिखता हूं वे वर्ण जिनका, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर। अब आपको मुख विवर क्या है? जहां भोजन सबाने वगैरह काम होता है अंदर वाले भाग में, वही आपका पूरा जो मुख विवर कहला, मुंह जो मुंह है ना, इसके अंदर की संरचना क्या कहलाती है? मुख विवर। तो क्या होगा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से कम प्राण वायु बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब है कौन कौन से सर? चलिए मैं आपको ले जाता हूं। आप यहां आइए। सबसे पहले लो अल्प प्राण उसके बाद आ, ई, ओ, उसके बाद में री, ए, आई, ओ, औ, क, ख, क, ख, क, ख, ग, घ। कुछ महसूस हो रहा? ये महसूस ही हो पाएगा? आपको लगता है कि बाहर कोई बताऊंगा? लो मूवी आप देख लो, इसमें इसका मतलब आपको यहां लग रहा है कहीं न कहीं है, कहीं न कहीं है क्या? कुछ नहीं सर, ये सारे के सारे स्वर है ना, वो कौन से हैं? अल्प प्राण। कौन से हैं? अल्प प्राण। इसका मतलब पहली बात तो आपके मस्तिष्क में ये फाइनल तय हो गई सर कि ये जो है ना, ये स्वर, कितने स्वर है सर? 11। ये सारे के सारे क्या है? अल्प प्राण। कौन से हैं? अल्प प्राण। अब आपको इसमें ज्यादा लोड पता नहीं चलता, मैं दोबारा बता दूं। लो इधर देखो आप, क लिखो आपके ए, लिखते हो के ए बोलने में ज्यादा लोड नहीं आ रहा है, कम 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 टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है? इसको अल्प प्राण कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं बोलूं ख, के एच ए, ज्यादा टाइम लग रहा नहीं लग रहा है? इसका मतलब कौन सा है? महाप्राण है। जी ए, कम टाइम लग रहा है। जी एच ए, ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, और उसमें क्या लिखोगे? उसमें भी आपका टाइम कम ही लग रहा है। अब देखो इसमें सी, उसके बाद क्या बोलोगे? सी एच ए, सी एच एच, कितना, किसका टाइम ज्यादा लग रहा है?
इसका ज़्यादा इसका टाइम ज़्यादा है। यहाँ जे, यहाँ जे एच, जे ए, जे एच है। अब इसका मतलब है बाकी उन धमनी से पता नहीं चला, अब तो चल रहा नहीं चल रहा है। तो बेटा स्वर सारे के सारे क्या है, अल्प प्राण है। उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग कितने, वर्ग कितने बेटा, 5। कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5। कितने वर्ग है, 5। प्रत्येक वर्ग का क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। लो सर ये कौन सा है, लॉक करो। पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का। इसका मतलब सर वहां बात प्रत्येक वर्ग कह रहे हो, इसका मतलब आपने अभी कौन सा वर्ग लिया, एक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, सॉरी पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। इसका मतलब एक बात आपको मस्तिष्क में होगी कि सारे के सारे स्वर क्या है, अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आखिर भी क्या है, अल्प प्राण है। लेकिन और भी ध्यान रखना है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ये कह रहे हैं सर हम भी स्वर जा रहे हैं ना, उनके साथ ही जाएंगे, अकेले नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि ये भी सारे के सारे क्या है, अल्प प्राण है। ये भी क्या है, अल्प प्राण है। अब ये अल्प प्राण है क्या सर, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, अंतस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये अंतस्थ है। कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन है। ये भी क्या है सर, आपके अल्प प्राण है। अगर आपको मौका मिले और कहा जाए कि सर आप लिखिएगा, तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे की, तो आप लिखोगे सर क्या, कि देखो अल्प प्राण में सबसे नीचे लिखोगे यहां ऐसे करके यूं, क्या लिखोगे कि सारे के सारे स्वर अल्प प्राण है, लिखोगे पहली बात। तो आप क्या लिखोगे कि सारे स्वर अल्प प्राण है। अब वो पूछेगा कौन से सारे स्वर, 11। संख्या कितनी इनकी, 11। इसके बाद और भी आपको लिखना है, क्या लिखोगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आकर। अब मैं आपको पहला, तीसरा आकर, अब मैं आपको यहां कोशिश करूंगा 15 आकर लिखाऊंगा मैं। क्यों कि प्रत्येक वर्ग में 3 आकर आते हैं, 3 गुणा 5 वर्ग है 15। 15 लिखो, आपको बेटा याद करो, माथा फोड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको सीधा क्या लिखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। कौन सा, पांचवा वर्ण। इसका मतलब बेटा कितने वर्ण हो गए रे, देखो पहला, तीसरा, पांचवा, 3, प्रत्येक में 3। लो 3, कितने वर्ग है सर, 5। 3 गुणा 5 कितने होते हैं, 15। इसका मतलब ये कितने हो गई, 15। एक और बात करेंगे, और बात क्या करेंगे सर, कि सर कुछ अंतस्थ भी तो है ना। हाँ बिल्कुल, अंतस्थ सारे के सारे, अंतस्थ सारे अल्प प्राण है। अंतस्थ सारे अल्प प्राण है। इसका मतलब अंतस्थ कितने है सर, 4। अब ये संख्या कितनी हो गई टोटल अल्प, ऐसे मैंने सीधा पूछ लो बेटा, बताओ अल्प प्राण कितने हैं वर्ण। तो आप बताओगे सर देखो 11 स्वर है 4 अंतस्थ है, कितने हुए 15। 15 दूसरे वाले कितने हुए 30। अगर मैं 30 यहां अल्प प्राण लिखा के आपको आकर लिखवाता, लिखो ऐसे करके पूरे लिखो 30 के 30। सर क्या है आगे सर, अभी थोड़ा सा मैं मां प्राण पूरा करता हूं उसके बाद। इसका मतलब कितनी होगी संख्या, कितनी हुई अल्प प्राणों की सर, संख्या 30। कितनी होगी 30। अपन को ये सीधे याद रखना, स्वर एक लाइन में कोई पूछ ले लो कि अल्प प्राण, तो कहोगे स्वर पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ, क्लियर। नहीं तो 11 पूरे स्वर लिखो 11, फिर 15 ये लिखो, 4 ये 30, आखिर लिखने कितना टाइम लगता, 3 लाइन में खत्म। स्वर 11 है, ये आपके पहला, तीसरा, पांचवा मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आकर और अंतस्थ कंप्लीट। अब चलिए अपन आगे बात करते हैं वापस यहां। तो ये बात होगी इतनी, क्या बात की अपने कि सारे स्वर अल्प प्राण है। उसके बाद में पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और उसके बाद में
अंतस्थ सारे के सारे क्या है अल्प। अंतस्थ का मतलब य र ल व। ठीक साहब, इतनी बात होगी। अब थोड़े अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो लेते हैं अपन महाप्राण। क्या लेते हैं? अब महाप्राण किसे कहते हैं, इसको पहली परिभाषा से हट करते हैं। देखो कि वे वर्ण, क्या कहेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर्षी अधिक ध्वनि, मुख विवर्षी अधिक ध्वनि या प्राणवायु बाहर निकलती है, उन्हें उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण की बात आई है तो आप सारी बताए तो होशियार हो सारे के सारे। अब बताओ साहब, अब सर आपने इतने आकर तो खा लिए हैं, पीछे जो रहे हैं वो वही तो है। पीछे कौन कौन से रहे हैं सर, बताओ सर के ये पढ़ा सर, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, और सर ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा और ये पढ़ा। उसके बाद सर ये पढ़े है ना, ये, इसका मतलब ये क्या है, महाप्राण। अब पहली बात, महाप्राण किसे कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते हैं में मुख विवर्षे यानी मुंडे से आप कह सकते हैं कि प्राणवायु घनी मात्रा में निकले, उसको क्या कहते हैं, महाप्राण। महाप्राण होते कितने हैं, 14। कौन से, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आखर। उसके बाद में उसमें वर्ण, और उसमें वर्ण कौन कौन से आप देख रही। तो मैं क्यों ना मैं यहाँ पर आपकी आज्ञा हो और मैं यहाँ कुछ लिख दूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं पहली बात क्या लिखूंगा, पहली बात ये लिखूंगा कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा दूसरा, उसके बाद में वह कौन सा चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। ठीक है, आपको इसके बाद और क्या लिखूं सर, उष्मीय व्यंजन। क्या लिखूंगा, उष्मीय व्यंजन क्या है, महाप्राण है। उष्मीय व्यंजन महाप्राण है। अब आप बताओ पहला और दूसरा आकर कितने हुए, 2। पहला और दूसरा 2 आकर है प्रत्येक वर्ग में। वर्ग कितने हैं, 5। 2 गुणा 5 कितने हुए, 10। आकर कितने हैं, 10। उसमें व्यंजन कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। इसका मतलब ये कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होगी, संख्या है आपकी बेटा कितनी, 14। तो ये बात हुई 14। इसका मतलब साहब ये हुआ कि अपन पढ़ रहे थे बेटा क्या, वो पढ़ रहे थे प्राणवायु के आधार पर वर्णों के प्रकार। प्राणवायु का मतलब है कि वायु निकलती है ना, कितनी मात्रा में, घनी निकली है, कम कम निकलती है उसको कहते हैं अल्प प्राण, घनी निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण। घनी निकलती है आकर है कितने वर्ण है 14, और कम निकलती है उनकी संख्या है 30। क्या क्या याद करना है साहब, सारे स्वर है और पहलो तीजो पौसरो, और उसके बाद में क्या बात है आपके सर अंतस्थ। ठीक है, एक अगर आपको कि शॉर्ट में बताओ तो सर शॉर्ट ये है ना, शॉर्ट में बात करें तो देखो प्राण वायु के आधार पर अल्फ प्राण और एक होते हैं आपके महाप्राण। अल्प प्राण में वायु प्राण वायु कम निकलती, क्या बोलेंगे सीधा, कम निकलती। ठीक बात, सारी स्वर सारी, फिर पहला तीसरा पांचवा, फिर आप कहोगे सर अंतस्थ। ठीक है, ओके कंप्लीट होगी बात। महाप्राण प्राणवायु घनी निकलती, धनी नहीं लगाए, धनी का आपको मौका मिलेगा समय के साथ। ठीक है, धनी मीन्स वर। ठीक है, वो आपको समय के साथ में पढ़ो बढ़िया तरीके से, सीयूटी की जो भी तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी में सिलेक्शन हो जाए, ढंग के पढ़ लिख लोगे, उसके बाद घर वाले विचार विमर्श करेंगे उसके बाद। ठीक है, और आपको लगता है कि वहीं कोई एडजस्ट हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब बेटा महाप्राण में कौन से, इसमें आप कह सकते हैं कि ज्यादा अधिक आवाज बाहर निकलती है। कौन कौन से सर, दूसरा और चौथा, उसके बाद उसमें। ठीक है, मामला कंप्लीट, इतनी बातें अपने की। ठीक है, तो इसको आप लिख दो
फूट फूट रहा हूँ।